अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। 25 जून की अर्धरात्रि को आपातकाल लागू हुआ। यह देश के लिए काला अध्याय था। इंदिरा गांधी जी को अहंकार तो आ ही गया था कि अब इस देश में कांग्रेस को आगामी 50 साल तक कोई हटा नहीं सकता, चाहे जैसे राज्य करूं कोई उंगली नहीं उठा सकता। सत्ता को बचाए रखने का रास्ता था आपातकाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश आज संविधान हत्या दिवस मना रहा है। सरकार और भाजपा संविधान हत्या दिवस मना रही है। आखिर संविधान हत्या दिवस मनाने की जरूरत क्यों हुई और जो आपातकाल लगा था उस दौरान कैसे हालात थे, क्या कुछ उस दौरान का घटनाक्रम था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मेरा पहला सवाल जो है वो यही है कि आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं। 50 साल पहले हुई किसी घटना पर बात करने से आज क्या हासिल होगा और इसका क्या औचित्य है? देखिए, कभी कभी किसी भी राष्ट्र के जीवन में ऐसी कोई बड़ी घटना घट जाती है जो ऐतिहासिक बनती है जी। और लोकतंत्र और उस राष्ट्र की दिशा को मोड़ देती है। तो ऐसी घटना से सबक सीखने के लिए उसका स्मरण रखना जरूरी है, उसको याद करना जरूरी है, क्योंकि हम कभी भी इस प्रकार की घटना क्या कहें, ये तो एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र में दुर्घटना थी जी। तो हमें सावधानी बरतने की तो आवश्यकता है ताकि भावी पीढ़ी को उस लोकतंत्र के बारे में जिसको कैद कर दिया गया था, संविधान को कैद कर दिया, लोकतंत्र को कर दिया, न्यायपालिका को कैद कर दिया, ऐसी जब भयंकर घटना इस देश में हो चुकी हो, जी। जिस देश की आजादी में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे को गले लगाया, लोग आजीवन जेलों में रहे, जी। लंबे समय तक यातनाएं सही, अंग्रेजों से लड़े, जूझे और अंत में जिस मूल्यवान स्वतंत्रता को प्राप्त किया, जी। उस स्वतंत्रता के ऊपर ही यदि कहीं आघात हो जाए तो हमें बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसी घटना को याद करके हम पुनः कहीं उस जंगल में न भटक जाएं जिसमें पहले खो गए थे। तो ये तो बहुत आवश्यक है कि भावी पीढ़ी याद रखे जी और उससे सबक ले। जी। शर्मा जी, 1975 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 साल के थे, गृह मंत्री अमित शाह 11 साल के थे और आप भी तकरीबन 29-30 साल के उस समय रहे होंगे। तो आपका क्या अनुभव था आपातकाल को लेकर? आपकी क्या यादें हैं आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर? देखिए, 1971 में जो चुनाव हुआ था जी, वो ऐतिहासिक चुनाव था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त किया था। जी। अकल्पनीय बहुमत था। जी। तो इंदिरा गांधी जी को अहंकार तो आ ही गया था जी। कि अब इस देश में कांग्रेस को आगामी 50 साल तक कोई हटा नहीं सकता जी। और इसलिए मैं चाहे जैसे राज्य करूं कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी। मैं संविधान को दरकिनार रख करके भी राज्य करूंगी, शासन चलाऊंगी, जी। तो कोई बोलने वाला नहीं है। जी। विपक्ष की हालत बहुत खराब हो गई थी। भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी कह लें, उस समय तो भारतीय जनसंघ जी। थी, जी। जो आज शासन का महत्वपूर्ण अंग है। जी। 2 सीटें मिली थी लोकसभा में। जी। जी। जहां विपक्षी दलों की और मजबूत विपक्षी दलों की यह हालत हो जाए तो स्वाभाविक रूप से ऐसे विजेता को अहंकार आना और उस अहंकार के बल पर किसी भी रास्ते को चुन लेना स्वाभाविक है। यही इंदिरा जी के साथ हुआ। उनको प्रचंड बहुमत और जनता ने उनके साथ
जो जुड़ करके उनको मेजोरिटी दी थी, बहुमत दिया था। सचमुच में वो बहुमत तो देखा जाए तो उस 1971 के बांग्लादेश को और पाकिस्तान को धूल चटा करके और बांग्लादेश को तोड़ करके नया देश बना देना, यह जो कारनामा हुआ था, लोग उसके कारण प्रभावित थे। असल में इंदिरा जी के किसी करिश्मे से ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय सेना, भारतीय सैनिक, इन सब ने जो काम किया था कि पाकिस्तान को विभाजित करके एक अलग देश का निर्माण कर दिया था जी। उसका यश जो इंदिरा जी को मिला था, उससे वो गर्वोन्मत्त थी, मदोन्मत्त थी जी। और उसके बाद राजनारायण जी ने उनके खिलाफ जो याचिका दायर की थी, 3 साल 4 साल कोर्ट की याचिका चलती रही और अंत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया जी। 12 जून को कोर्ट ने लंबित फैसला जारी किया जी। और उसमें आश्चर्यजनक थी इंदिरा जी के लिए, लेकिन स्वाभाविक था कानून के लिए। इंदिरा जी की याचिका में उनका चुनाव अवैध हो गया जी। राजनारायण की याचिका स्वीकृत हुई, उस पर फैसला हुआ इंदिरा जी का। अब इंदिरा जी को लगा कि मैं तो गई, मेरी राजनीति खत्म जी, मेरी सदस्यता समाप्त जी, मैं तो लोकसभा में जा भी नहीं जा पाऊंगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर ये रास्ता चुना। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ बोलता है और 25 जून को इंदिरा जी आपातकाल लगाती है जी। सत्ता को बचाए रखने का रास्ता था आपातकाल जी। और एक और बात थी, उस समय सारे देश में इंदिरा जी के प्रभाव को शून्य कर दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति की आवाज उठाई और कहा कि देश में अब समग्र क्रांति की जरूरत है, चारों तरफ क्रांति की आवश्यकता है, हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, हमने आजादी का दुरुपयोग किया है। स्वतंत्रता के बाद देश को जो विकास देना चाहिए था, जनता को जिस प्रकार से विकास के रास्ते खोल करके उसमें लगाना चाहिए था, हम नहीं लगा पाए, इसलिए आमूल चूल क्रांति की आवश्यकता है। उसको समग्र क्रांति का नाम दिया और समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश ने दिया तो सारे मतभेद भुला करके सारा विपक्ष एकजुट होकर के इंदिरा जी के खिलाफ जयप्रकाश जी के पीछे चल पड़ा जी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, दूसरा जयप्रकाश जी की समग्र क्रांति और सारे विपक्षी दलों का एकजुट होना, इस सब से इंदिरा जी को अपने प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद भी ये भय लगने लगा कि मेरे हाथ से सत्ता निकल जाएगी। उस सत्ता को बचाने के लिए 25 जून की अर्धरात्रि को आपातकाल लागू हुआ। यह देश के लिए काला अध्याय था और उसके बाद एक जनता के सामने जो बात आई वो ये थी कि न अपील, न वकील, न दलील जी। एक सामान्य बात हो गई थी कि आपातकाल में न कोई किसी की वकालत या किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कानून की कोई आवश्यकता नहीं, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी जी। और किसी की अपील भी स्वीकार नहीं की जाएगी जी। एक प्रकार से तानाशाही स्थापित हो गई थी देश में जी। बिना कारण बताए, बिना अपराध किए सारे देश के सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया जी। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई अपराध पत्र नहीं, कोई कारण नहीं, लेकिन सारे जेल में जी। और चुन चुन करके जी। तो केवल आरएसएस, जनसंघ जी, इन्हीं को निशाना नहीं बनाया जी। समाजवादी पार्टी भी थी, संगठन कांग्रेस भी थी जी। जो भी इंदिरा जी के विरोध में थे, जो भी इंदिरा जी से असहमत थे, सारे उस समय जेल में थे जी। ऐसा लग रहा था कि भारत नहीं रहा, एक जेल खाना हो गया है जी। अखबार संपादकीय नहीं लिख सकते थे जी। अखबार वही छापते जो सरकारी पक्ष चाहता था जी।
पुलिस, राज्यों की पुलिस मदोन्मत्त हो गई थी, एकाधिकार उनको प्राप्त हो गया था, किसी की सुनने की, किसी को दया निर्दय वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं थी। जी दया नाम का तो शब्द ही नहीं बचा था। जी पुलिस भी निर्दय हो गई थी, क्रूर हो गई थी। आपातकाल में एक रात में ही अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, जी जितने नेता थे, जी यहां तक कि कांग्रेस के जगजीवन राम जैसे नेता भी इंदिरा जी से अलग राह पर चल पड़े। जी जी क्योंकि आखिर जिस आजादी को इतने त्याग और बलिदान से प्राप्त किया था, उस आजादी का कोई गला घोट दे, संविधान को ताक पे रख दे, जी न्यायालय को के अस्तित्व को ही समाप्त कर दे, न्यायालय में किसी भी प्रकरण को चुनौती नहीं दी जा सकती हो, अपील नहीं की जा सकती हो, ऐसा यदि कोई देश में हो जाए तो वो तो ऐसा लग रहा था उस समय तो कि ये हिटलर से भी बड़ी तानाशाह है। जी जी हिटलर बोरा हो गया था। मेरे खिलाफ भी वारंट था। जी मैं आरएसएस का कार्यकर्ता था। बिल्कुल मंदसौर जिले में संघ का जिला बौद्धिक प्रमुख, ये मेरे ऊपर दायित्व था। जी और इसी नाते से जयप्रकाश नारायण जी ने जो समग्र आंदोलन, क्रांति आंदोलन प्रारंभ किया था, जी जिले जिले में उसकी बॉडी गठित हुई थी, जी उसकी समितियां गठित हुई। तो मंदसौर की जिला समिति का सेक्रेटरी था मैं उस समय, समग्र आंदोलन का, जी समग्र क्रांति आंदोलन का। जी और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रशासन और पुलिस की निगाह मेरे ऊपर थी। मैं एकदम यंग था, जी 28-29 साल की उम्र थी। जी जी तो मुझे निर्देश हुआ कि आपको अरेस्ट नहीं होना है। संगठन ने कहा कि आपको अरेस्ट नहीं होना है, भूमिगत होना है। जी तो मैं भूमिगत हो गया, और भूमिगत होकर, वेश बदलकर, नाम बदल करके हम सक्रिय रहे, ये निर्देश था। निष्क्रिय होकर घर बैठने की आवश्यकता नहीं है, छिपने की आवश्यकता नहीं, सार्वजनिक रूप से घूमो, और जो लोग जेल में बंद हो गए हैं उनके परिवारों से जाकर के मिलो, उनकी क्या आवश्यकता है। क्योंकि जेल, घर का मुखिया ही जेल में चला गया, जी कमाने वाला ही जेल में चला गया, जी लंबा समय होने जा रहा था। जी ये कल्पना ही नहीं थी कि साल में, 2 साल में, 5 साल में छूटेंगे या आजीवन जेल में रहेंगे, जी किसी को कोई कल्पना नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों को बाहर रह करके उन परिवारों की सहायता करना है, ये निर्देश हमको ऊपर से प्राप्त हुआ। और इस निर्देश के तहत भूमिगत रह करके हमने अपना नाम बदल लिया, जी जी वेशभूषा बदल ली, जी और काम करने लगे। जी जितने लोग मीसा में, डीआईआर में बंद थे, जी किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनके घरों पर जाना, संपर्क करना, और जो आवश्यकता उनको लगती है उस आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न करना। जी और उसके लिए कई ऐसे लोग जो संपन्न थे लेकिन जेल नहीं गए, लेकिन उनकी सूचियों में नाम थे कि ये भी विपक्ष के हैं, उनको भी हमेशा भय तो लगा रखता था। तो ऐसे लोगों ने कहा था कि आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम तैयार बैठे हैं, कभी भी कोई धन की जरूरत हो तो हमसे प्राप्त किया जा सकता है। जी हम उनसे आर्थिक सहायता लेते थे, 5, 50, 100 रुपए लेते थे, और ऐसे परिवारों में जो गरीब थे, जिनके आय का साधन नहीं था, कमाने वाला जेल चला गया था, उनको हम आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। जी। और जो लोग जेल में बंद थे उनके साथ किस तरह की यातनाएं उनको दी जाती थी? देखिए, शुरू में तो यातनाएं दी गई जी, मारपीट भी किया गया जी, खाने पर भी नियंत्रण किया गया जी, उनको अलग अलग बैरोक में डालते थे, बोल नहीं सकते थे, आपस में बात नहीं कर सकते थे। लेकिन ये महीने 2 महीने चला और फिर सामान्य हो गया। आखिर जेल के लोग भी और पुलिस के लोग भी कब तक लोगों के मुंह को बंद रखते और कब तक अपनी मानवता को समेट करके रखते। तो मानव मूल्यों के कारण आदमी लंबे समय तक क्रूर नहीं हो सकता, जी, जी, और इसलिए धीरे धीरे छूट होती गई। जी, बाहर से मिलने वाले लोग, रिश्तेदार भी आते गए तो उनको भी मिलने का समय देने लगे, मिलने लगे। जी, परंतु जब 15 माह बीत गए, जी, तब जो भूमिगत लोग थे, जी, जैसे आपको हम बताएं कि मध्य प्रदेश में प्यारेलाल खंडेलवाल, जी,
ये भूमिगत थे और इनके जिम्मे संपूर्ण मध्य प्रदेश में घूम करके जी और जो भूमिगत कार्य करने वाले लोग थे उनको इकट्ठा करके समय समय पर निर्देश देना। जी तो मुझे मंदसौर नीमच जिले का प्रभारी बनाया गया था। जी हमें कहा गया था कि ये सारे समाचार आना चाहिए जो समाचार पत्रों में नहीं आते, किसको जेल में मीसा में रखा है, कौन किस जेल में है, जी किस स्थान के जेल में है, किस नगर के जेल में है, ये सूचनाएं देना, वहां क्या गतिविधि चल रही है, बाहर क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी जाना चाहिए जो समाचार पत्र में नहीं आती। नहीं तो हमने साइक्लो स्टाइल मशीनें खरीदी जी और कहीं गोपनीय स्थान पर साइक्लो स्टाइल मशीन से पेम्पलेट निकालते थे, स्टेंसिल काटते थे हाथ से। अच्छा, उस टाइम माध्यम भी एक ही था कि या तो स्टेंसिल काटना, हाथ से अखबार बनाना, हाथ से ही पेम्पलेट तैयार करना, स्टेंसिल काट के उसकी प्रिंट निकालना, जी रोलर घुमा करके उसकी कॉपियां निकालते। अब उसको सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचाना कैसे? जी तो फिर हमको निर्देश दिया गया कि जेब में रखो, किसी पान की दुकान पर जाओ, जी पान खाते हो तो पान खाओ, नहीं खाते हो तो सौंफ सुपारी ले उससे, पान वाले से, और धीरे से एक पेम्पलेट उसकी दुकान पर छोड़ के ले आओ, चले आओ। चाय की होटल में जाओ, किसी भी चाय की होटल में पेम्पलेट निकाल करके वहां छोड़ करके चले आओ। जी स्कूल में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में जाओ और लाइब्रेरी में टेबलों पर 2-3 पेम्पलेट छोड़ करके चले आओ। बार काउंसिल में जाओ और बार काउंसिल में जाकर के जब वकील केस सुनने के लिए चले जाए, कार्यवाही शुरू हो जाए, तब उस बार काउंसिल के टेबल पर ऐसे पेम्पलेट छोड़ करके चले आए। तो ये सब काम हम उस समय कर रहे थे। अच्छा, हालात वैसे नहीं थे कि जैसे अंग्रेजों के जमाने में आजादी की लड़ाई के लिए जो क्रांतिकारी थे उस टाइम पे जिस तरह का आपने जो बताया, मुझे सुन के वैसे ही लग रहा है कि वैसे ही आपातकाल उससे भी और ज्यादा बदतर हालत थी उस समय। अंग्रेजों के समय तो फिर भी लोग भयभीत नहीं थे जी, लेकिन इसमें तो भयभीत थे जी क्योंकि सामान्यतः चर्चाएं चलती थी जी और वो चर्चाएं ये चलती थी कि रूस में प्रतिपक्ष के लोगों को साम्यवादी शासन में 30-40 साल से जेलों में डाल रखा है जी और वो जेलों से निकल नहीं पाते। निकल तो कहीं यही राह इंदिरा जी ने पकड़ ली हो और पता नहीं कितने वर्षों तक ये जेल में जो लोग गए हैं ये वहीं रहेंगे, जिंदे भी निकलेंगे या मुर्दे निकलेंगे, इसकी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। देश में अंग्रेजों से भी ज्यादा भयभीत वातावरण था। जी ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग जीवटता के साथ काम कर रहे थे। जी 15 महीने बाद हमको सितंबर अक्टूबर में आदेश हुआ कि ये सरकार जो है इतनी निर्दयता और क्रूर हो गई है कि किसी भी प्रकार से मीसाबंदियों के साथ इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, न सुधार की कहीं गुंजाइश दिख रही। जी तो आंदोलन ऐसा करो कि जेलें भर दो, जी जो जेल में है उनको निकालना है तो जेल में जगह न मिले, इतने लोग पहुंच जाएं तो निकाला जाएगा। हाँ, उनको निकालना है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। जी इसके लिए गुप्त मीटिंगें शुरू हुई जी और आपातकाल में मुझे दो जिले दिए गए थे, उसमें मैंने बैठकें शुरू की। जी साइकिलों से दौरा करते थे, बस में नहीं जाते थे। मैं एक बार नीमच जिले में बस में बैठ करके चला गया जी तो बस स्टैंड पर 2 पुलिस वालों को लगा कि ये वही व्यक्ति है जो भूमिगत रह करके काम कर रहा है। जी मेरे साथ 2 पुलिस वाले भी उसी बस में चढ़ गए। जी एक सरवानिया महाराज करके जावत तहसील का स्थान है, जी मुझे वहां के कार्यकर्ता के घर जाना था क्योंकि उसको आंदोलन के लिए जेल जाने के लिए आग्रह करना था और उसको ये भी कहना था कि तू और तेरे साथी तैयार रहें और जिस दिन बुलाए नीमच उस दिन तेरे को सत्याग्रह करना है। जी वो वहां पहुंचा मैं तो जैसे ही मैं बस से नीचे उतरा, दोनों पुलिस वाले आकर के मुझे कहने लगे आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम राम नारायण नाई है।
आप किसके यहाँ जा रहे? जी मैंने कहा आत्माराम नाई के यहाँ। जी और सचमुच में वो आत्माराम नाई ही था। जी आत्माराम नाई के यहाँ तो कहा हम भी चलते हैं। जी। वो अच्छा, वो दोनों साथ में गए फिर? वो दोनों पुलिस वाले आत्माराम जी के घर पहुंचे। तो आत्माराम चूंकि जनसंघ का कार्यकर्ता था, जी सरपंच का चुनाव लड़ चुका था, वो जीत भी चुका था, लेकिन उसको भी गिरफ्तार न कर लिया जाए इसलिए वो घर नहीं सोता था, खेत पर कुएं पर अरे। सोता था। उसके घर गए, उसकी पत्नी ने हमें कहा कि वो तो यहाँ नहीं है। जी मैंने कहा क्यों नहीं है? उनको बोलो कि उनके बेटे के रिश्ता करने के लिए भानपुरा के पास से एक राम नारायण नाई आए हैं, ये खबर करवाओ। तो के साहब खबर करवा देंगे। आप ब्याई जी साहब आप ठहरो, जी रुको। जी हम उसके यहाँ ब्याई बन करके रुक गए। तो पुलिस वालों को विश्वास हो गया कि ये सचमुच में सगाई संबंध के लिए आया है, बिल्कुल। और वो पुलिस वाले थोड़ी देर बैठ करके चले गए। जी तब उसकी पत्नी ने कहा कि साहब वो कुएं पर हैं। जी। अच्छा, उन्होंने तब बाद में सच्चाई बताई? बाद में उसकी पत्नी ने बताई। तो मैं उनके साथ, उसके बेटे के साथ कुएं पर गया। जी वहीं हम दोनों ने योजना बनाई जी और हम प्रातःकाल वहां से आए। प्रातःकाल आए तो वो पुलिस वाले फिर से अच्छा, फिर सुबह से? वहां से उनको भेजा गया नीमच से कि जाओ वो आत्माराम के यहाँ जो व्यक्ति पहुंचा है एक बार और तलाश करो। जी आप इससे कल्पना कर सकते हो कि विरोध पक्ष के लोगों के ऊपर कितनी गहरी दृष्टि शासन और प्रशासन की थी, और कितना बड़ा अंकुश था कि किसी भी कीमत में ये स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जी जब पुलिस वालों ने मुझे फिर पूछा कि आपका निवास कहाँ है, मैंने कहा कि मैं भानपुरा के पास बाबुलदा करके स्थान है, जी वहां का रहने वाला हूं। बाबुलदा में राम नारायण नाई मेरा क्लास फेलो था, जी। इसलिए मुझे उसका नाम याद था। तो वही आपने तो बताया? वही मैंने बताया था। वायरलेस हुआ नीमच से जी भानपुरा थाने में। भानपुरा थाने का आदमी बाबुलदा गांव पहुंचा, और बाबुलदा में उसने ये कंफर्म कर लिया कि हाँ यहाँ राम नारायण नाई रहते हैं। जी तब वो पुलिस वाले 3 घंटे 4 घंटे बाद मेरे पीछा छोड़ करके गए। तो मेरे साथ एक जगन्नाथ पाटीदार थे, जी क्योंकि मंदसौर जिले में वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, समाजवादी पार्टी के कन्हैयालाल डूंगरवाल, खुमान सिंह, शिवाजी ठाकुर, किशोर सिंह ठाकुर, मोहन सिंह, ये पूर्व विधायक थे। जी वहां जनसंघ का जबरदस्त प्रभाव था। जी। ये सब जेलों में जा चुके थे, कोई बचा नहीं था। प्रथम पंक्ति का कोई भी नेता बाहर नहीं था। प्रथम पंक्ति के सब अंदर चले गए थे। द्वितीय पंक्ति के हम जैसे लोग भी पुलिस की सूची में थे, और मेरे जैसे अनेक लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन हमने सत्याग्रह किया। बिल्कुल। हमने 3 स्थान तय किए मंदसौर जिले में। नीमच, मंदसौर और गरोठ, तीनों सब डिवीजन थे। जी उन तीनों सब डिवीजन पर हर इतवार को प्रदर्शन करना। जी 5, 7, 10, 15 जितने कार्यकर्ता इकट्ठे कर सकते हैं। हमको 7 दिन का समय मिल जाता था। साइकिलों से जाते थे, गांवों से लोगों को इकट्ठा करते थे, निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर पहुंचते थे, और भारत माता की जय, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दम है तेरे दमन में कितना देखा है और देखेंगे, इस प्रकार के नारे लगाते हुए। और तो जनता में वो भय का वातावरण समाप्त हो गया कि देखो लोग तो खुद होकर के जेल जा रहे हैं, अब जेल से क्या डरना। सही। लोग सामने आने लगे, अखबार भी 2 लाइन 4 लाइन इस प्रकार की छापने लगे, तो भय का वातावरण समाप्त हो। तो वो 2 महीने 3 महीने तक सारे देश में सत्याग्रह चला जी। और उसके कारण जेलों में जितने लोग बंद थे उससे दुगने तिगने लोग जेलों में इकट्ठे हो गए, और उसके कारण इंदिरा जी को विचार करना पड़ा। ये सितंबर अक्टूबर 76 में ये आंदोलन चला था जी। और जनवरी में जाकर के उन्होंने चुनाव की घोषणा की जी। फिर चुनाव हुआ, और चुनाव में वो अद्भुत चुनाव था जी।
1977 का चुनाव अद्भुत चुनाव था। पूरे समीकरण जनता ही बदल चुनाव गए। लड़ रही थी, जी प्रत्याशी कहीं जेल में तो जी। कहीं पेरोल पर। जी सभाओं में लोग जाजम खाली पड़ी रहती थी, वक्ता भाषण देता था, सामने कोई नहीं बैठता था, लेकिन साइड में, सड़कों के किनारे, बाजार में, दोनों साइड पर ठसाठस लोग खड़े रह करके सुनते थे। तो लोग तो सुनते थे लेकिन सामने बैठने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जनता ने निश्चय कर लिया था कि कांग्रेस को हटाना है। और उसी समय ये घटना भी हुई कि कुछ ही दिन पहले जब घोषणा हुई तो ताबड़तोड़ सब राजनीतिक दलों ने अपने दल विसर्जित किए। सारे प्रतिपक्ष ने एकजुट होकर के जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी को हलधर किसान का निशान मिला जी। और हलधर किसान के द्वारा तो चुनाव हुआ। जनता ने तानाशाही के खिलाफ अपना निर्णय दिया जी। स्वयं इंदिरा जी हार गई जी। अनेक लोग जीत गए। ऐसे ऐसे लोग जीते जो जेलों में बंद थे, एक दिन प्रचार के लिए नहीं गए, लोगों ने प्रचार किया और प्रचार करने वाले नहीं मिले, कई जगह पोलिंग पर बैठने वाले लोग नहीं मिले, लेकिन जनता ने भरपूर वोट दिया कांग्रेस के खिलाफ और सारे देश में जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत गई। फिर से आपातकाल बहाल हुआ, आपातकाल समाप्त हुआ, फिर से स्वतंत्रता बहाल हुई, संविधान बहाल हुए, न्यायालय फिर से जीवित हुए और सारा काम होने लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इतने बेबाकी से राय रखने के लिए, और आपातकाल को लेकर आपने बहुत विश्लेषण लंबा बताया कि किस तरह से क्या हुआ है। वाकई में ये बहुत ज्ञानपरक भी है। जो आज की युवा पीढ़ी है उसको समझने की जरूरत है कि 1975 में क्या हुआ था। 50 साल बाद भी युवाओं को क्यों जानना जरूरी है वो भी आपने बताया, और वर्तमान राजनीति, विपक्ष, सबको लेकर खुलकर अपनी बात रही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको। जी जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। लंबा हो गया।